दावा किया कि पुतिन के आदेश को न मानने वाले रूसी सैनिकों को अब कड़ी सजा दी जा रही है। खबर है कि जिन सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना किया था उन्हें कैदियों की तरह रखा गया और पुतिन के भाड़े के लड़ाके उनके साथ दुश्मनों से भी बुरा सलूक कर रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद जिन रूसी सैनिकों ने जंग में जाने से इनकार किया था उन्हें सख्त सजा दी जा रही है। बताया गया पुतिन का आदेश न मानने वाले रूस के कई सैनिकों को जापान के एक द्वीप पर कैद किया गया है, जहां उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। खबर है कि पुतिन के भाड़े के लड़ाके रूसी सैनिकों को खाना पीना न देकर उन्हें जिंदा मार रहे हैं। यही नहीं, दावा है कि कई रूसी सैनिकों को लुहांस्क में भी बंदी बनाकर रखा गया है, जहां उन पर जंग लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और जो सैनिक अब भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। रूसी सेना का कानून सैनिकों को जंग लड़ने से मना करने की इजाजत देता है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से रूस के 1793 सैनिकों ने मना किया था, जिन्हें टॉर्चर रूम में रखकर अब सजा दी जा रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध को शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और रूसी फौज जंग में लगातार नुकसान उठा रही है। दावा है कि इसीलिए अब जिन सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना किया था उन्हें तहखाने में कैद कर जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। वहां जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर राख कर दिया और कुछ तो अभी भी जलते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद उसे बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गई, जिनके आगे सबसे बड़ी चुनौती अब जंगल के उस हिस्से को बचाना है जो आग की चपेट में आने की कगार पर है। वहाँ से आए एक वीडियो में इस आग की विनाश लीला दिखाई दी, जिसने दूर तक फैले हरे भरे जंगल को किसी शमशान की तरह राख से ढक दिया। वहाँ चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा दिखा। पेड़ों के अलावा इस आग की जद में आने वाली तमाम चीजें जलकर राख हो गई, जिसे लेकर अमेरिकी सरकार ने भी चिंता जताई। साथ ही उसे जल्द काबू में करने के निर्देश भी जारी कर दिए। विमानों में बार बार आ रही जिन तकनीकी खराबियों ने सबको डराया हुआ था उसे सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने रूटीन दिक्कतें बताया और उनसे न घबराने की सलाह दी। पिछले करीब 2 महीनों के दौरान अलग अलग एयरलाइन के यात्री विमानों में उड़ान के दौरान कई बार तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से कभी उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कभी उन्हें डायवर्ट करना पड़ा। एक के बाद एक बीच आसमान में हो रही ऐसी घटनाओं ने केंद्र सरकार से लेकर एयरलाइनों तक को सख्ते में डाला हुआ था। लेकिन DGCA के चीफ अरुण कुमार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हवाई जहाजों में हाल में आई दिक्कतें छोटी मोटी थी, वो तबाही मचाने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि विमानों में जिस तरह की खराबी आई वो सभी एयरलाइनों के साथ और हर तरह के विमानों के साथ होती है। बीते 16 दिन में विदेशी एयरलाइंस की जो उड़ानें भारत आई उनमें भी 15 तकनीकी दिक्कतें देखी गई, जिन्हें ठीक कर दिया गया। इसलिए DGCA ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, भारत का एविएशन सेक्टर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी DGCA मामले को गंभीरता से ले रहा है और उसने सभी एयरलाइन का 2 महीने तक चलने वाला स्पेशल ऑडिट शुरू किया है। स्पाइसजेट एयरलाइन का तो ऑपरेशन भी कम कर दिया गया। DGCA का कहना है कि हाल के दिनों में हवाई जहाजों में आई परेशानी को आसानी से हल किया जा सकता है। जरूरत है तो बस उनके कुछ कंपोनेंट बदलने की, जैसे कि उनकी विंडशील्ड, इंजन, डिफेक्टिव वॉल्व वगैरह। DGCA के चीफ अरुण कुमार ने तो ये तक कहा कि एक विमान में हजारों कंपोनेंट होते हैं, ऐसे में अगर 1-2 कंपोनेंट में दिक्कत हो तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं कि विमान किसी जानलेवा हादसे का शिकार होगा ही, बल्कि उन्होंने तो 40-50 हजार घंटे उड़ने वाले विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी न आने की उम्मीद को ही बचकाना बताया। अमेरिकी संसद की निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसलिए अमेरिकी नेता के ताइवान दौरे के फैसले से चीन आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिकी संसद की निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी ने जैसे ही ताइवान का दौरा करने की बात कही, उसे चीन अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल बताने लगा। यहाँ तक कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी तक दे दी कि अगर उसने ताइवान और चीन के बीच आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर ये दावा किया कि वो चीन के साथ कोई तनाव नहीं चाहते। लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के इरादे से अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए।
क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद नैन्सी ने अपना दौरा रद्द नहीं किया और वो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सिंगापुर भी पहुंच गई और उनके ताइवान जाने की खबर पर मुहर लगते ही चीन की त्योरियां बढ़ चढ़ गई, जिसके बाद उसने बीते 3 दिनों में अपनी नौसेना और फिर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया। खबर तो ये भी है कि चीन अपने खतरनाक हथियारों का मुंह ताइवान की तरफ मोड़ चुका है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भी अपने महाविनाशक युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को सुरक्षा में तैनात कर सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नैन्सी के ताइवान दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहां जिन अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है, जिससे चीन बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए वो नेपाल में सीमा के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है और इसके जरिए वो ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो भारत में घुसपैठ करके आतंकी वारदात को अंजाम दे सकें। कहा जा रहा है कि इस खतरनाक साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। यही नहीं, भारत नेपाल बॉर्डर पर रची जा रही इस साजिश में ISI को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का भी साथ मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों ने भारत और नेपाल की सीमा पर एक बड़े इलाके में अपनी पैठ बना ली है। बताया गया कि भारत और नेपाल बॉर्डर पर दोनों तरफ सीमा से लगे इलाकों में सैकड़ों की संख्या में नई मस्जिदें और मदरसे बने हैं और इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तुर्की और कतर से भी करोड़ों रुपए की फंडिंग किए जाने का दावा किया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर के इलाकों में तीनों देशों से करीब 500 करोड़ रुपए भेजे गए थे और दावा किया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल न केवल मस्जिदों और मदरसे बनाने के लिए किया गया बल्कि इसकी मदद से बड़े पैमाने पर सीमा के पास बने इलाके में रह रहे लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। बताया गया कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर से ये पैसे 2020 और 2021 में भेजे गए थे। अक्टूबर 2020 में तुर्की और कतर से 350 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी, जबकि फरवरी 2020 में नेपाल में 100 करोड़ रुपए एक मुस्लिम संगठन की तरफ से भेजे जाने का दावा किया गया। इसके साथ ही अक्टूबर 2021 में मदरसे के लिए 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान से भेजे गए और दावा किया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल करके ISI, लश्कर और जैश ने भारत और नेपाल सीमा के पास दोनों तरफ काफी बड़े इलाके में मस्जिद और मदरसे बनाए। नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर अंदर बसे एक गांव में तो 4 मदरसे तक बना दिए गए और इसी बात ने भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल की चिंता बढ़ा दी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाल के दिनों में वहां भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियां बढ़ गई हैं। दावा किया गया कि ISI नेपाल से लगे भारत के इलाकों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश कर रही है। असल में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी की वजह से आतंकियों के लिए सीमा पार करना अब आसान नहीं रहा। आए दिन घुसपैठ की कोशिश करते आतंकी सेना और BSF के हाथों मार गिराए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यही वजह है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन नेपाल सीमा को अपना बेस बना रहे हैं ताकि भारत में आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। आज नागपंचमी के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए। ऐसे में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज रात ठीक 12 बजे उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी पर ही खोला जाता है। यही वजह है कि दर्शन के लिए लोगों ने रात से ही लाइन लगाना शुरू कर दिया। मान्यता है कि मंदिर में दर्शन और पूजन करने से शिव पार्वती खुश होते हैं और सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में लोगों ने नाग की प्रतिमा की पूजा कर दूध चढ़ाया। क्रम को आज भी जारी रखते हुए मध्यरात्रि 12 बजे पट खोले गए। दर्शन के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए ताकि आसानी से दर्शन किए जा सकें। तेल के खेल में एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। दावा यह है कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन OPEC प्लस एक बार फिर रूस के साथ खड़ा होने का फैसला कर चुका है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगना तय है। हालांकि बैठक होनी अभी बाकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी ऐसा नहीं लगता कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तगड़ा उछाल देखा गया। मांग के मुकाबले कच्चे तेल का उत्पादन काफी कम है। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देश अपनी क्षमता से काफी कम तेल निकाल रहे हैं। ये देश कितना तेल निकालेंगे उसका फैसला OPEC प्लस देशों की बैठक में लिया जाता है, लेकिन 2020 में इस संगठन ने उत्पादन घटाने का फैसला किया था। उस वक्त दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, गाड़ियां काफी कम चल रही थी, इसलिए तेल की मांग काफी कम थी, इसीलिए उत्पादन कम कर दिया गया था। अब कच्चे तेल की मांग तो पहले से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है
और दावा यह है कि जितनी मांग है उतना उत्पादन अगर शुरू हो जाए तो कच्चे तेल की कीमतें तो काबू में आएंगी ही, यूक्रेन में चल रही जंग का रुख भी बदल जाएगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अब भी आसमान छू रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन उतना नहीं किया जा रहा जितनी मांग है। तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा फायदा रूस को हो रहा है। रूस ओपेक प्लस संगठन का सदस्य है और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले बड़े देशों में, इसीलिए तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा फायदा रूस को मिलता है। और कितना फायदा मिलता है कि वो यूक्रेन की पूरी जंग का खर्च अकेले तेल से होने वाली कमाई से निकाल सकता है, जबकि अमेरिका और उसके सारे सहयोगी देशों का बजट कच्चे तेल की महंगाई बिगाड़ रही है। यहां तक कि भारत जैसे देश जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, महंगे तेल की वजह से उनका भी गणित बिगड़ा हुआ है। इसीलिए अमेरिका तेल के मसले पर भारी दबाव का सामना कर रहा है। एक तो महंगे तेल की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा बोझ, ऊपर से उसके सहयोगी देशों को हो रही तकलीफ। कच्चे तेल के गणित ने अमेरिका के समीकरण बदल कर रख दिए। इसीलिए अमेरिका की कोशिश कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर ओपेक प्लस देशों को राजी करने की है। बाइडेन इसी मामले पर बात करने के लिए सऊदी अरब तक पहुंच गए थे, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वो तेल पर कोई फैसला नहीं करवा पाए। माना जा रहा है कि पुतिन की पैठ ने बाइडेन को बाजी पलटने का मौका ही नहीं दिया। बुधवार को होने वाली बैठक में भी अगर रूस भारी पड़ा तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के आसार लंबे वक्त तक नहीं है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के लिए आज से विस्फोटक लगाने का काम शुरू होगा। खबर है कि इसके लिए पूरी इमारत में 10,000 छेद किए जाएंगे और उनमें विस्फोटक भरा जाएगा। बताया गया कि इस तरह से विस्फोटक लगाने से सिर्फ 9 सेकंड में ये इमारत ढह जाएगी और इसके लिए इन ट्विन टावरों में 3,700 किलो विस्फोटक लगाया जाएगा, जबकि इस इमारत को गिराने के दौरान आसपास का पूरा इलाका खाली करवाया जाएगा ताकि किसी को भी चोट न पहुंचे। कार सवार एक महिला ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि महिला पुलिस को चकमा देकर भागना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साई महिला ने पुलिस कर्मियों पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि उसकी गाड़ी के नीचे आने से पुलिस वाले तो बच गए, लेकिन पास खड़े 3 लोग घायल हो गए। महिला की दबंगई से नाराज पुलिस वालों ने उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने उसे गाड़ी से जबरन नीचे उतारा, लेकिन वो पुलिस के साथ जाने के बजाय वहीं जमीन पर बैठकर रोती दिखाई दी। हालांकि महिला के लाख हंगामे के बाद भी पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा और गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बताया गया कि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया उसने एक दिन पहले ही पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ा था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मिथुन चक्रवर्ती ने बनारस में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां की मशहूर लस्सी और पान का मजा लिया। मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों वाराणसी में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब आप बनारस जाएं और वहां की लस्सी का मजा ना लें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो फिर दादा खुद को कैसे रोक पाते? बस फिर क्या, दादा पहुंच गए बनारस के मशहूर लस्सी वाले के पास और वहां जाकर पहले लस्सी का स्वाद लिया और फिर बनारसी पान खाया। इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ उनका स्वागत किया। पान खा करके गदगद हुए और बोले बनारस बना हुआ रहता। मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मिथुन कुछ देर रुके और फिर शूटिंग के लिए निकल गए। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स पर आरोप लगा कि उन्होंने 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के परिवार वालों से दान के नाम पर मोटी रकम ली। ये दावा ब्रिटेन के अखबार द संडे टाइम्स की तरफ से किया गया, जिसके मुताबिक ओसामा बिन लादेन के परिवार की तरफ से प्रिंस चार्ल्स के ट्रस्ट PWCF यानी प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड को 1 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 9.5 करोड़ से ज्यादा की रकम दान दी गई थी। द संडे टाइम्स ने दावा किया कि प्रिंस चार्ल्स के कई सलाहकारों ने उन्हें ओसामा के चचेरे भाई बकर बिन लादेन और शफीक से चंदा नहीं लेने की सलाह दी थी, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट के सलाहकारों की आपत्ति के बावजूद 2013 में लंदन के क्लेरेंस हाउस में चार्ल्स बकर बिन लादेन से मुलाकात के दौरान चंदा लेने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब यह कि आतंकी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के 2 साल बाद उसके परिवार से प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड को यह दान मिला था। हालांकि सऊदी अरब में रहने वाले लादेन के परिवार के लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन आतंकी के परिवार से चंदा लेने की खबर सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। ये पहली बार नहीं है जब प्रिंस चार्ल्स इस तरह के विवादों में घिरे हैं। इसी साल फरवरी में ब्रिटिश पुलिस ने उनसे जुड़ी एक और चैरिटेबल फाउंडेशन के खिलाफ जांच शुरू की थी। आरोप है कि उनकी संस्था ने सऊदी अरब के कारोबारी से दान में मोटी रकम लेकर उसे ब्रिटिश नागरिकता दी थी।
इसके अलावा पिछले महीने ही संडे टाइम्स ने दावा किया था कि प्रिंस चार्ल्स ने कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल थानी से दान के रूप में $30 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 24 करोड़ रुपए लिए थे। यही नहीं, 1986 में बने प्रिंस चार्ल्स के ट्रस्ट पर एक रूसी बैंकर से कैश में दान लेने के आरोप लगे थे, जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया जा चुका था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मंदिर में एक महिला से चोरी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शातिर महिला चोर बेखौफ होकर चोरी की कोशिश करती नजर आई। महिला चोर की एक एक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर कोई भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर पूजा करने पहुँचता है, लेकिन मंदिर के अंदर इस भीड़ में एक शातिर चोर भी मौजूद था, जिसकी नजर भगवान पर नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की ज्वेलरी और कैश पर थी। इस वीडियो को गौर से देखिए, कैसे एक महिला श्रद्धालु पूजा में लीन थी और उसके पीछे खड़ी शातिर चोर की नजर उसके गले की चेन पर थी। वो बार बार उसका पल्लू हटाकर चेन चोरी करने की कोशिश करती दिखी और आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। पूजा कर रही महिला के गले में पड़ी सोने की चेन चोरी कर फरार हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ित शोर मचाने लगी, जिसके बाद मंदिर के गर्भगृह से लेकर बाहरी परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी।